नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फाइलम ऑर्थोपोडा। तो देखो, इससे पहले हमने कई फाइलम किए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा की। तो सबसे मेन बात, फाइलम ऑर्थोपोडा जो है ऑर्थोपोडा जो फाइलम है या ऑर्थोपोडा जो फाइलम है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर होती है, जिसमें पहला शब्द आता है ऑर्थ्रो और दूसरा जो है वर्ड आता है पोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा मीन्स अपेंडिजेस। अपेंडिजेस को हम यहां पे फुट पार्ट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि देखो, हम बात कर रहे हैं फाइलम ऑर्थोपोडा की, तो हमने पढ़ा फाइलम ऑर्थोपोडा जो संघ है, ऑर्थोपोडा फाइलम की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर होती है, जिसमें पहला वर्ड आता है ऑर्थ्रो और दूसरा वर्ड आता है पोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, जिसको हम कहते हैं संधि, और अपेंडिजेस का मतलब होता है उपांग। यानी कि जॉइंट अपेंडिजेस जो वर्ड है, जॉइंट अपेंडिजेस जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है संधि युक्त उपांगों को, संधि युक्त उपांग। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर उन प्राणियों को शामिल किया जाता है ऑर्थोपोडा में उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। तो हमने स्टडी की कि ऑर्थोपोडा ऐसा फाइलम है जिसमें उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनमें जॉइंट अपेंडिजेस या संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं जो ऑर्थोपोडा फाइलम है। ऑर्थोपोडा जो फाइलम है, ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्ज फाइलम है। यानी कि अगर हम बात करें कि जंतु जगत का जो सबसे बड़ा जो संघ है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो हम ये कहेंगे, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा भी जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी, कि जंतु जगत का यदि कोई सबसे बड़ा फाइलम है तो वो कौन सा है, ऑर्थोपोडा। और अगर हम बात करें जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ जो है, तो उसे हम कहते हैं मोलस्का। आपको ये बात याद रखनी है, जंतु जगत का यदि सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो वो है ऑर्थोपोडा, और जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ पूछा जाता है तो वो है मोलस्का। हम बात कर रहे थे ऑर्थोपोडा की, तो आपको एक बात बता दूं कि इस संपूर्ण संसार के अंदर, इस संपूर्ण संसार में इस संघ की 8 लाख से भी अधिक जातियां पाई जाती हैं। 8 लाख से भी अधिक जातियां
पाई जाती है। तो देखो हमने कहा कि ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर जो स्पीसीज है वो कितनी है, 8 लाख से भी अधिक स्पीसीज इस फाइलम के अंदर पाई जाती है। तो देखो क्यों पाई जाती है, क्योंकि इस फाइलम के अंदर अगर हम बात करें तो इस फाइलम के अंदर प्रॉन, लोबस्टर, क्रेब्स, श्रिम्प्स, बार्नेकल आदि को शामिल किया जाता है। तो देखो प्रॉन जिसे हम कहते हैं झींगा, तो देखो प्रॉन के रूप में हम ले सकते हैं झींगे को। तो इस फाइलम के अंदर प्रॉन, लोबस्टर, क्रेब, श्रिम्प्स, बार्नेकल्स या फिर हम ये कहें वाटर फ्लीज जो है, वाटर फ्लीज, ये सभी इस फाइलम के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा के अंदर, तो आपको एक बात याद रखनी है, ऑर्थोपोडा जो फाइलम है इसके जो प्राणी होते हैं वो जलीय, या फिर हम ये कहें कि ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिसमें वायवीय, जलीय और स्थलीय प्राणियों को शामिल किया जाता है। देखो कैसे, अगर हम बात करें कि इस संघ के जो वायवीय प्राणी हैं जैसे कि मच्छर, मक्खी, ये सभी प्राणी जो हैं ये किस प्रकार के हैं, एरोबिक है। मच्छर, मक्खी या तितलियां जो होती हैं इनको हम शामिल कर सकते हैं। जलीय प्राणियों की बात करें तो प्रॉन या झींगा जो है, या हम ये कहें पैलिमोन जो है, ये क्या है, जलीय प्राणी। और अगर हम स्थलीय प्राणियों की बात करें कि फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर स्थल पर जो प्राणी पाए जाते हैं तो उनके अंदर क्रेब यानी कि केकड़ों आदि को शामिल किया जा सकता है। तो मैंने देखो इसके अंदर आपको बताया था कि इस फाइलम के अंदर प्रॉन, लोबस्टर, क्रेब, श्रिम्प्स और बार्नेकल्स या फिर वाटर फ्लीज आदि को शामिल किया जाता है। तो हम बात करते हैं आज फाइलम ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर की। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा की, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हम लेते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टर इसमें आता है कि जो ऑर्थोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं, तो इस संघ के प्राणी जो होते हैं, इसका पहला कैरेक्टर हम लेते हैं कि इस संघ के प्राणियों में अंग तंत्र प्रकार का यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र प्रकार के संगठन पाया जाता है, मतलब इस संघ के प्राणियों में अंगों ने मिलकर एक विशेष प्रकार के, इस संघ के जो प्राणी हैं वो उनमें अंग मिलकर एक विशेष प्रकार के सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे कि हम बात करें कि सेल्स मिलकर किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का, टिश्यू मिलकर
निर्माण यहाँ पे किसका करेंगे निर्माण, कोशिकाओं ने मिलकर ऊतकों का निर्माण किया। ऊतक जो होते हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन या अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी अंगों ने मिलकर एक तंत्र बनाया जिसे हमने कहा अंग तंत्र। और अंग तंत्र जिस व्यक्ति में पाया जाता है वो हो जाता है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, यानी एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं ऊतकों का, और ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंगों जब अंग सभी अंग आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है अंग तंत्र प्रकार का, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अंग तंत्र प्रकार का सिस्टम जब किसी भी प्राणी में पाया जाता है तो वो मिलकर बनाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो हमने बात की कि अंग तंत्र प्रकार का संगठन क्या होता है। देखो नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणियों में बाइलैटेरल सिमेट्री, बाइलैटेरल सिमेट्री, या फिर मैं ये कहूं कि जो इस संघ के प्राणी होते हैं उनमें द्विपार्श्व सममिति, बाइलैटेरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलैटेरल सिमेट्री का मतलब है, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जिसमें क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को यदि बीच में से विभाजित किया जाए तो दोनों भाग जो होते हैं वो एक समान प्राप्त होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइलैटेरल सिमेट्री। और तीसरा कैरेक्टर, इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो त्रिजन स्तरीय या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय प्रकार के होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो त्रिजन स्तरीय का मतलब है यदि किसी भी प्राणी के अंदर जो 3 जन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 स्तर होते हैं। यदि किसी भी प्राणी के अंदर जो 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय, अर्थात किसी भी भ्रूण का निर्माण जो होता है तो वो 3 जनन स्तरों से मिलकर होता है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही पाए जाते हैं। तो हमने ये बात की कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो त्रिजन स्तरीय होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इस संघ के प्राणियों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, विखंडी खंडी भवन की प्रक्रिया, विखंडी खंडी भवन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इस संघ के प्राणियों में विखंडी खंडी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात इस संघ के प्राणियों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर आता है, सॉरी मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि इस संघ के प्राणियों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है कि देखो, जब किसी भी प्राणी का शरीर खंडों में विभक्त होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर
लीच के बारे में अध्ययन किया था, तो उसके अंदर हमने स्टडी की थी कि लीच में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। जैसे कि लीच के अंदर टोटल सेगमेंट थे 33, टोटल खंडों की संख्या होती है 33, जिनमें जो अंतिम 7 खंड है, लास्ट सेगमेंट जो है वो पोस्टीरियर सर्कस का निर्माण करते हैं। यानी कि लीच के अंदर जो पश्च चूषक पाए जाते हैं उनमें यानी 27 से लेकर 33 जो खंड होते हैं वो सकेंद्रित वलयों के रूप में पाए जाते हैं, सकेंद्रित वलयों के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है जब किसी भी प्राणी का शरीर खंडों में विभक्त होता है तो उसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी खंडी भवन की प्रक्रिया। यानी कि उसके शरीर में जो खंड पाए जा रहे हैं वो किसी न किसी भाग का निर्माण करेंगे। जैसे कि माउथ वाला रीजन जो है वो कितने भागों से मिलकर बना है, माउथ से पीछे वाला जो रीजन है बक्कल कैविटी वाला रीजन वो कितने भागों से मिलकर बना है, फेरिंक्स वाला रीजन है वो कितने भागों से मिलकर बना है, या फिर हम ये कहें फेरिंक्स के अलावा जो ओइसोफेगस आता है या फिर क्रॉप रीजन आता है, स्टोमच रीजन आता है, वो सारे के सारे सेगमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो देखो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, पांचवा कैरेक्टर देखो इसका। तो इस संघ के प्राणियों में मैंने क्या आपको बताया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा देखो फिफ्थ कैरेक्टर, इस संघ के प्राणियों में जॉइंट अपेंडिसेस, इस संघ के प्राणियों में संधि युक्त उपांग या जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों में जॉइंट अपेंडेजेस या संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों में जॉइंट अपेंडेजेस या संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं जो कि विभिन्न कार्यों के लिए संपादित होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए संपादित होते हैं। कैसे? तो देखो इस संघ के प्राणियों में चलने के लिए या गमन करने के लिए वॉकिंग लेग्स, चलन टांगे पाई जाती हैं। नंबर 2, इस संघ के प्राणियों में गमन करने के लिए यानी जलीय प्राणी जो होते हैं वो स्विमर्स नेचर के होते हैं, तैराकी प्रकृति के जो प्राणी होते हैं, या फिर माउथ पार्ट्स के रूप में पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों में जॉइंट अपेंडिसेस पाए जाते हैं। और जॉइंट अपेंडिसेस किस लिए पाए जाते हैं? तो देखो पेलिमोन के अंदर गमन करने के लिए विशेष प्रकार की वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं, या इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें जॉइंट अपेंडिसेस जो पाए जाते हैं वो तैरते किसी भी प्राणी को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। या माउथ पार्ट की बात करें तो देखो माउथ पार्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के अपेंडिसेस पाए जाते हैं जिनमें काटने वाले दांत अलग होते हैं, चबाने वाले दांत जो हैं वो अलग होंगे, या किसी भी चीज को सकिंग करने की जो प्रोसेस है यानी किसी भी मटेरियल्स को चूसने की जो क्षमता है उसके लिए माउथ के अंदर विशेष प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। नेक्स्ट कैरेक्टर है इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस
संघ के प्राणियों में कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है। कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है। अपने जानते हैं दो प्रकार का कंकाल होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये किसी भी प्राणी को जल की, यानी बात मैं कर रहा हूं जो जल के अंदर ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी पाए जाते हैं, यानी जो ऑर्थोपोडा संघ के जलीय प्राणी होते हैं हम बात कर रहे हैं उनकी। तो देखो जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किसी भी प्राणी को जल के द्वारा होने वाली क्षति से बचाता है। और अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन की तो मनुष्य के अंदर भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कि बाहरी आघातों से इसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने कहा कि जो ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं इनमें कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है और बाह्य कंकाल जो होता है इनमें पाया जाने वाला इनमें पाया जाने वाला बाह्य कंकाल काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। तो हमने बात की कि संघ के प्राणियों में कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है और कंकाल जो होता है वो दो प्रकार का होता है एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसी भी जलीय प्राणी को जल के द्वारा होने वाली क्षति से बचाता है, जबकि एंडोस्केलेटन जो होता है वो बाहरी आघातों से या बाहरी अटैचमेंट्स जो होते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। और इनमें पाया जाने वाला जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की तो देखो इनमें पाया जाने वाला कठोर बाह्य कंकाल समय समय पर उतरता रहता है। इनमें पाया जाने वाला कठोर बाह्य कंकाल समय समय पर उतरता रहता है या निर्मोचित होता रहता है एवं इसे एपिडर्मिस के द्वारा पुनः
यानी कि इसमें इस संघ के प्राणियों में पाया जाने वाला कठोर बाह्य कंकाल जो होता है वो समय समय पर उतरता रहता है एवं इसे एपिडर्मिस के द्वारा उन्हें जनरेट किया जाता है, उन्हें जनरेट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं मोल्टिंग की प्रोसेस। एक डाइसस, इस पूरी प्रक्रिया को एक डाइसस या मोल्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है कि देखो इसमें अधिकतर पूछा जाता है मोल्टिंग या निर्मोचन या एक डाइसस क्या है। तो हम इसका आंसर किस तरीके से देते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में, ऑर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में पाया जाने वाला बाह्य कंकाल समय समय पर उतरता रहता है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग या निर्मोचन की प्रक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है कि मोल्टिंग या निर्मोचन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आप बता सकते हो कि ऑर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में पाया जाने वाला बाह्य कंकाल जो होता है, जो कि काइटिन का बना होता है, ये समय समय पर उतरता रहता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग की प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने इसके 7 कैरेक्टर पढ़े, 8वां कैरेक्टर देखो। 8वां कैरेक्टर है कि इस संघ के प्राणियों का, इस संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है, इस संघ के प्राणियों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। अर्थात ऑर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, जिसे हम कहते हैं शीर्ष भाग, वक्ष भाग और उदर भाग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, शीर्ष भाग को कहते हैं सिफेलिक रीजन, सिफेलिक रीजन। वक्ष भाग को कहते हैं थोरैक्स रीजन और उदर भाग को कहते हैं एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन। इस संघ के प्राणियों में क्या होता है, शीर्ष भाग प्लस वक्ष भाग दोनों भाग मिलकर निर्माण करते हैं शिरोवक्ष भाग का, शिरोवक्ष भाग का। शिरोवक्ष भाग को कहते हैं हम सिफेलोथोरैक्स भाग। देखो सिफेलो वर्ड बना जो है वो बना है सिफेलिक रीजन से, थोरैक्स रीजन जो बना है वो वक्ष भाग का है। इन दोनों भागों को मिलाकर हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स भाग। तो आपको एक बात ये याद रखनी है, क्योंकि हम जब फाइलम ऑर्थ्रोपोडा
का कंप्लीट अध्ययन करेंगे तो उसमें हम अध्ययन करेंगे पैलीमॉन के बारे में। और पैलीमॉन के अंदर जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है, शीर्ष, वक्ष और उदर। और पैलीमॉन के अंदर शीर्ष भाग और जो वक्ष भाग पाया जाता है वो सेफेलोथोरैक्स रीजन का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे बात की सेफेलोथोरैक्स भाग तक की। तो नेक्स्ट हम कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नोवा जो कैरेक्टर है वो होता है इस संघ के प्राणियों में खुले प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, रुधिर जो होता है वो बंद नलिकाओं के अंदर प्रवाहित नहीं होता है। हम ये कहते हैं 2 प्रकार का सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव के अंदर क्लोज प्रकार का या बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात मानव में जो रक्त का प्रवाह है वो बंद नलिकाओं में होता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रुधिर का जो प्रवाह है वो बंद नलिकाओं में नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो देखो, इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों में श्वसन वर्णक अधिकतर अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ प्राणियों में श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन के रूप में पाया जाता है। हीमोसाइनिन के रूप में पाया जाता है। देखो, हमने बात की कि जो ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी होते हैं उनमें ओपन प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अर्थात रुधिर जो होता है वो बंद नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता है। और अगर हम इनमें बात करें श्वसन वर्णक की यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, तो इस संघ के प्राणियों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है लगभग क्या होता है, अधिकतर प्राणियों में एब्सेंट होता है। यदि पाया भी जाता है तो वो हीमोसाइनिन के रूप में या फिर हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखो, इसका हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। हमने बात कर ली इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणियों में पक्षमाभ जो होते हैं, पक्षमाभ सीलिया, एक होता है सीलिया और एक होता है फ्लैजेलम, एक होते हैं कशाप और एक होते हैं पक्षमाभ। यानी कि इस संघ के प्राणियों में पक्षमाभ पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। जैसा कि आपने पैरामीशियम के अंदर देखा होगा, पैरामीशियम के अंदर जो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होती है वो हम ये कहते हैं कुछ इस तरीके की होती है।
जिसके अंदर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको हम कहते हैं सीलिया। जबकि जब हम बात करते हैं युगलिना की, तो आपने देखा होगा युगलिना के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं फ्लैजेलम। यानी कि दोनों ही प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं, दोनों के अंदर गमन के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यदि बात की जाए पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के अंदर गमन जो होता है वो सीलियस की सहायता से होता है, जबकि युगलिना के अंदर जो गमन होगा वो फ्लैजेलम के माध्यम से संपन्न होता है। तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो इस संघ के प्राणी जो होते हैं, इस संघ के प्राणियों के अंदर पाचन तंत्र जो होता है सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में पाचन तंत्र जो होता है वो सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। और इस संघ के प्राणियों में मुखांग जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। यानी इस संघ के प्राणियों में जो मुखांग होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाइटिंग, दूसरी बात करें तो हम ये कह सकते हैं सकिंग टाइप, तीसरी हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं चैविंग। तो देखो बाइटिंग, काटने और चबाने वाले दांत कॉकरोच, और इसका उदाहरण है टिड्डा। चूसने वाले दांत जो है मच्छर और खटमल में, चबाने वाले जो दांत हैं मधुमक्खियों के अंदर, और चौथा जो है स्पॉन्जी प्रकार के दांत, तो वो पाए जाते हैं घरेलू मक्खी के अंदर। तो देखो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, या फिर हम ये कहें पाचन तंत्र जो होता है वो सुविकसित प्रकार का होता है, जिनके अंदर मुख व गुदा भाग यानी कि माउथ और एनल वाला पार्ट जो होता है एक दूसरे के विपरीत सिरे पर स्थित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत सिरे पर स्थित होते हैं। तो इस संघ के प्राणियों में देखो मुखांग जो पाए जाते हैं, मुख के अंग जो पाए जाते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला बाइटिंग वाले, तो यहाँ पे हम कहें काटने और चबाने वाले, तो कॉकरोच और टिड्डे के अंदर जो दांत पाए जाते हैं या मुखांग पाए जाते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। इसी प्रकार सकिंग का मतलब है चूषण क्षमता वाले दांत। इस संघ के प्राणियों में कुछ ऐसे मुखांग भी पाए जाते हैं जो कि चूषण क्षमता के रूप में कार्य करते हैं, जैसे मच्छर और खटमल के अंदर। मच्छर के अंदर आपने देखा होगा मच्छर जब काटता है तो वो हम देखते हैं कि ब्लड को चूसने का कार्य करता है। और तीसरी बात करें हम चेविंग की, चबाने वाली बात, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मधुमक्खियां जो है उनके अंदर जो मुखांग पाए जाते हैं वो चबाने के लिए पर्याप्त होते हैं। स्पॉन्जी प्रकार के जो मुखांग पाए जाते हैं वो होते हैं घरेलू मक्खी के अंदर। और अब कुछ इसके विशेष कैरेक्टर्स की हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो इस प्रकार के संघ में, इस प्रकार के संघ के अंदर जो श्वसनांग की प्रक्रिया है, इस संघ के प्राणियों में श्वसनांग यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है सामान्य देहभित्ति, गिल व ट्रैकिया के माध्यम से होता है।
ट्रैकिया के माध्यम से संपन्न होता है। इस संघ के प्राणियों में श्वसन अंगों के रूप में बॉडी वाल, गिल और ट्रैकिया पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो हमने बात की इसके अंदर श्वसनांग के रूप में, और अगर हम बात करें तो देखो इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन जो है मैलपीगीय नलिकाओं, इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन जो है वो मैलपीगीय नलिकाओं अथवा ग्रीन ग्लैंड्स और कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन जो होता है वो मेनली मैलपीगीय नलिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। तो फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन की बात करें तो मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इनके अंदर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर हम बात करें इस संघ के प्राणियों में सीधा व अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। सीधा व अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, अर्थात इनके अंदर एक से अधिक लार्वा प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, अर्थात एक से अधिक लार्वा प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। आई होप इतने कैरेक्टर फाइलम ऑर्थोपोडा के लिए पर्याप्त हैं, और यदि आप एक कैरेक्टर और देना चाहो तो इस संघ के प्राणियों में आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल प्रकार का या आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। बस ये बात और याद रखना इसमें। इनके अंदर तंत्रिका तंत्र जो होता है वो भी पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। तो ये हमने बात की आज फाइलम ऑर्थोपोडा की, कि ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर ऑर्थोपोडा फाइलम शब्द, जो ऑर्थोपोडा फाइलम है उसे ऑर्थोपोडा नाम क्यों दिया गया, और ऑर्थोपोडा संघ के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम इनके प्रारूप या प्रतिरूप के बारे में या टाइप्स के बारे में या फिर इनके एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये कैरेक्टर आपको उसके अंदर हेल्प करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जब ये पता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं तो उसकी स्टडी करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो और एक बात, इस टॉपिक के अंदर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।